नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहां पर हम और फाइनेंशियल न्यूज़ एंड मनी रिलेटेड वीडियो पे बात करते हैं और कोशिश करते हैं अपनी हर नई वीडियो के साथ कुछ नई एजुकेशनल चीज़ें आपको सिखा सके, कुछ नई बातें बता सके। आज के इस फाइनेंशियल ज्ञान टॉपिक में वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यस बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 2 अपडेट के बारे में, जिसको मैं यहाँ पर इस वीडियो में कवर करेंगे हम और इसका एनालिसिस समझेंगे जल्दी से कि क्या मतलब हो सकता है इसका बैंक के शेयर पे अगर हम बात करें आने वाले टाइम में कैसा असर देखने को मिल सकता है। और आखिरी में बात करेंगे इस हफ्ते में अपर सर्किट देखने को मिलेगा या फिर लोअर सर्किट देखने को मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो अपडेट यहाँ पर यस बैंक का निकल के आ रहा है वो ये है कि यहाँ पर जो कि आप देख सकते हैं साइड में आरबीआई की यहाँ पर अपील जो यस बैंक ने करा था अपील आरबीआई से, उसको क्लियरेंस मिल गई है। यानी कि अगर हम बात करें, आपने देखा होगा 2018 के आसपास जब राणा कपूर का फ्रॉड सारी चीज़ें बाहर आने लगी थी, उसके बाद ही यस बैंक के प्राइस में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। उसके पहले यस बैंक अपना लगभग 52 वीक हाई या अच्छा खासा एक अगर हम बात करें रिटर्न दे रहा था। और उस वक्त कई सारे एनपीएस, काफ़ी सारी चीज़ें छुप गई थी, जो चीज़ नहीं देखने को मिली थी। सच्चाई क्या है, बैंक के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें दब गई थी। और इसी को लेके यहाँ पर हम बात करें, जो सीए फर्म्स हैं जो कि 2 सबसे पुराने फर्म हैं, वहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन आप नहीं कह सकते हैं बट यूं कह सकते हैं कि ऑडिटिंग करते हैं सभी बैंकों की। और यहाँ पर अगर हम बात करें 2022 की और ये 2021 का जो सत्र है, तो इस जो एक साल है इसकी अगर हम बात करें तो इन दोनों यहाँ पर फर्म को एक साथ चेक करने के लिए इजाज़त दी गई है। और यस बैंक ने ऐसा अपील इसलिए करा था ताकि अगर 2 यहाँ पर फर्म रहेंगी और अगर हम बात करें जॉइंटली यहाँ पर काम होगा तो कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ छुपने नहीं पाएगी। तो ये एक अपना इन्वेस्टर का भरोसा जीतने के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और अगर हम बात करें आरबीआई ने भी इनको सपोर्ट किया है तो भी बहुत बड़ी बात है। दूसरी न्यूज़ की हम बात करना चाहेंगे यहाँ पर, जिसमें कि एनपीए की रिकवरी को लेकर मैं बात करूँगा, जो कि मैं ऑलरेडी बोलता आ रहा था। यहाँ पर जेट एयरवेज का भी अभी कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, जेट एयरवेज के बारे में मैं बात बताना चाहूँगा आपको। यहाँ पर बैंकों ने या फिर जो भी फाइनेंशियल क्रेडिटर होते हैं, यानी कि जो लोग पैसा देते हैं, ज़्यादातर इनको हम बैंक बोल सकते हैं, इन्होंने जेट एयरवेज का रेजोल्यूशन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया है। और इस एक्सेप्टेंस की वजह है कि वहाँ से कुछ रिकवरी हो सके, क्योंकि कोई भी रिकवरी नहीं देखने को मिल रही थी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि रेजोल्यूशन प्लान आ गया है थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपके लिए मेन चीज़ नहीं है। मेन चीज़ क्या है, मैं मानता हूँ यस बैंक ने ऑलरेडी प्रोविजनिंग कर रखी थी। यस बैंक क्या, लगभग हर बैंक ने जेट एयरवेज को जो भी पैसा दिया होगा उसकी प्रोविजनिंग ऑलरेडी कर रखा था। बट प्रोविजनिंग एक अलग चीज़ होती है और यहाँ पर एक होता है, अगर हम बात करें जो बैड लोन्स है या जो भी चीज़ें, एनपीए को रिकवर करने के लिए भी कई सारी स्कीम रहती हैं बैंकों की, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम लगभग 40 to 50% पैसा रिकवर कर लेंगे। और यस बैंक के एमडी एंड सीईओ की अगर हम बात करें तो वो खुद इतना मानते थे कि वो रिकवर कर लेंगे। अब जेट एयरवेज में जो चीज़ निकल के आ रही है वो ये है, नए रेजोल्यूशन प्लान के हिसाब से, कि जो पब्लिक शेयर होल्डर है उनको हर 100 शेयर के बदले 1 शेयर मिलेगा। और जो बैंक है वहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपको, अगर हम बात करें लगभग लैंड कितना किया गया था पहले जो जेट एयरवेज थी, जेट एयरवेज 1.0 अगर मैं कहूँ एक तरह से, तो लगभग 7,000 करोड़ के करीब का लोन दिया गया था, जिसमें से खाली 5% रिटर्न मिलेगा फाइनेंशियल क्रेडिटर यानी कि बैंक्स को, जो कि बन के आता है 300 समथिंग करोड़ के करीब, 350 या 360 करोड़ के समथिंग। उसका भी आर्टिकल आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये होगी कि लगभग 5% रिकवरी हो रही है। अगर हम बात करें, पब्लिक सेक्टर बैंक ने और प्राइवेट सेक्टर बैंक दोनों ने ही काफ़ी बढ़ चढ़ के पैसा दिया था। और प्राइवेट में अगर हम बात करें तो यस बैंक हो गया, आपका एचडीएफसी हो गया, ये सारे बैंकों ने पैसा दिया था। और अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो पीएनबी हो गया, आपका एसबीआई हो गया, ये 2 सबसे बड़े बैंक की बात कर सकते हैं। और इनमें अगर हम बात करें सभी बैंकों का मिला के, तो सबसे ज़्यादा जो एक्सपोजर था वो एसबीआई और यस बैंक का था। तो आपको समझ सकते हैं, जब खाली 5% की रिकवरी देखने को मिलेगी यहाँ पर बैंक को, और थोड़ा बहुत स्टेक जो यहाँ पर मिल रहा है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिकवरी नहीं हो पाएगी। और इसका इम्पैक्ट जो है वो आने वाले 1 या 2 क्वार्टर में रिजल्ट पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर कोई भी छोटी न्यूज़, जैसे आरबीआई की न्यूज़ जो मैंने आपको बताई वो अच्छी न्यूज़ है, लेकिन यहाँ पर छोटी न्यूज़ को लेके अगर आप ये सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा अपर सर्किट लगेगा, या अगर आपको लग रहा है कि 13 रुपये से सीधा 18 हो जाए या 24 हो जाए, तो वो चीज़ नहीं होगी। और वो चीज़ इसलिए नहीं होगी कि लॉजिकली आपको सोचना होगा कि किसी भी चीज़ में थोड़ा सा टाइम फ्रेम लगता है। अभी यस बैंक में अगर हम बात करें तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा चल रहा है, बट अगर हम बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से तो आपको ही पता है लगभग 1 साल से ऊपर हो गया, अभी भी शेयर प्राइस लगभग उसी एरिया में
ट्रेवल कर रहा है, जहां पर 1 साल से है वो, और कई सारी यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आई, बहुत सारी चीज़ें भी हुई हैं, बहुत सारा बिजनेस इंप्रूवमेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा रिकवरी भी करी, उसके बावजूद वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं देखने को मिल रहा है। तो मेरी सिंपल सी एक ही एडवाइस रहेगी नए इन्वेस्टर्स के लिए जो यहाँ पर आना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम होल्ड करने के लिए भी डर लगता है कि होल्ड कर पाएंगे कि नहीं, अगर आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है तो आप दूर रहिए, या फिर आप यहाँ पर एक स्ट्रेटजी ये बना के चल सकते हैं, जब ये 18 का लेवल जो अपर साइड की अगर हम बात करें, जो रेजिस्टेंस है 17 to 18 के लेवल को, अगर वहाँ पर वो सपोर्ट को तोड़ के आगे जाता है, तब फिर आप यहाँ पर आप अपना पोजीशन बना सकते हैं। उसके बाद आप कह सकते हैं मेरे से कमेंट में कि सर तब तो काफ़ी लेट हो जाएगी, बट अगर बैंक फंडामेंटल स्ट्रांग है और आगे बढ़ने लगा तो उसके बाद से कम आपको इतनी चिंता नहीं करनी होगी जितनी चिंता अभी आप लोग करते हैं कि डेली बढ़ क्यों नहीं रहा और इतने जल्दी बढ़ेगा भी नहीं। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।